हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 14 नवंबर से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। उसका प्रैक्टिस सेट आज 36 है। इससे पहले हम 35 प्रैक्टिस सेटों को कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हर प्रैक्टिस सेट में 13-14 क्वेश्चंस ले रहा हूं। इतने ही आएंगे एग्जाम में। और जीके, जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर प्रैक्टिस सेट में आपके लिए कराए जा रहे हैं। आप पूरे 50 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट देखकर ही एग्जाम में जाएं। आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना है, जिससे मुझे पता चले कि बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं वो बच्चों को रास आ रही है, मेहनत है ना। तो पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। प्रारंभिक ऋग्वैदिक आर्यों से संबंधित मिट्टी के बर्तन कैसे हुआ करते थे? प्रारंभिक ऋग्वैदिक आर्यों से संबंधित मिट्टी के बर्तन कैसे हुआ करते थे? सेकंड ऑप्शन सही है, चित्र, धूसर, मृतभांड। सेकंड क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली डैश से बनी होती है? कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से बनी होती है। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब संपन्न हुई? भारत में पहली जनगणना कब संपन्न हुई? 1872 ईस्वी में। उस समय जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल था। कौन था, किसका शासनकाल था? लॉर्ड मेयो का। आपको कैसे याद रखना है? देखो, भूल जाते हैं इनका नाम, अंग्रेजों का ना, इनके ऊटपटांग नाम है। आपको देखो, जनसंख्या से संबंधित है, जनगणना, जनगणना थे। मेयो, माँ से याद रखना है आपको। भाई बच्चे होते हैं, है ना, बच्चे होते हैं, माँ के गर्भ से ही पैदा होते हैं, तो आपको याद रखना है जनगणना में सबसे पहली जनगणना किसने? माँ ने गिने थे, है ना। तो उससे आपको ऐसे याद रखोगे, आपको याद रहेगा। आप देख लेना, आपने मेरी बात सुन ली, कभी भी नहीं बोलोगे। माँ के समय मेयो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय पर पहली जनगणना हुई थी। और जो 10वीं जनगणना यदि आती है एग्जाम में, वो 1881 में हुई थी। वो किसके समय पे? लॉर्ड रिपन के समय पे। लॉर्ड रिपन 1881 में। ध्यान रखना, तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है? हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है? वो है नेपाल हिमालय। मैं ये कंप्लीट आपको स्लाइड बताऊंगा, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, मैं कंप्लीट बता देता हूँ आपको। देखो, ये है सिंधु नदी, सिंधु नदी, सतलुज नदी, ये है सतलुज नदी, ये है काली, ये है तीस्ता नदी, ठीक है, और यह है ध्यान नदी यहां। और इसमें से आपको जैसे कश्मीर हिमालय क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो मैंने सबको लिया है। पंजाब और कश्मीर हिमालय, पंजाब और कश्मीर हिमालय का है? हिमालय का वह भाग है जो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में है। सतलुज मैप मैंने इसलिए लिया है आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है ना। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में कौन सा है? कश्मीर हिमालय, जिसको पंजाब हिमालय भी बोला जाता है। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय कहाँ है? हिमालय का वह भाग जो सतलुज नदी और काली नदी के बीच में है। देखो, कुमायूं हिमालय ये रहा, सतलुज नदी और काली नदी के बीच में है। ऐसे ही आता है नेपाल हिमालय, जो हमारा क्वेश्चन है। हिमालय का वह भाग जो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। काली नदी ये रही, काली नदी, और तीस्ता नदी ये रही, ठीक है। ऐसे ही असम हिमालय आता है, असम हिमालय, असम हिमालय तीस्ता नदी और ध्यांग नदी के बीच में है, ठीक है, ध्यांग नदी के बीच में है। ये आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन शिफ्ट में मिलेगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, एक बार देख लेना। आप मैप को एक अच्छी नजर से देखोगे, गौर से, तो आपको याद हो जाएगा। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने। कश्मीर, कुमायूं, नेपाल, असम, असम अब आपके पूर्व में है ना। तो आपको ऐसे इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार है।
भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार है। एक है ऊंचा, एक है बड़ा। तो सबसे ऊंचा है लद्दाख पठार और सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन पठार। दक्कन पठार सबसे बड़ा बड़ा पठार है। कहां पर है? दक्कन पठार है महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में विस्तारित है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में विस्तारित है दक्कन पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर के साथ किस एंग्लो मैसूर युद्ध का अंत हुआ? इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो वो तीसरे युद्ध का अंत हुआ था। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध का अंत हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही। सुनिए, कंप्लीट बताता हूं आपको जो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरा युद्ध टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1789 में शुरू हुआ और 1792 में टीपू की हार के बाद समाप्त हुआ। इस युद्ध में मराठा और निजाम ने अंग्रेजों की सहायता की और कॉर्नवालिस ने बेंगलोर पर कब्जा कर लिया था। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान के समय पर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है ना, अंग्रेज गवर्नर जनरल के बीच सेरिंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हुआ था। इस संधि में टीपू ने अपने क्षेत्र के आधे हिस्से को और अपने दो बेटों को युद्ध बंधक के रूप में समर्पित किया था। जो 1799 का जो चौथा युद्ध हुआ था उसमें लॉर्ड वेलेजली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने एक भीषण युद्ध में टीपू सुल्तान पर हमला किया और हराया। यही जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था उसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल 1739 की लड़ाई फारसी राजा नादिर शाह डैश की सेना को हराकर जीती थी। तो किसकी सेना को हराया था? और इसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह। इसमें राजा नादिर शाह की विजय हुई थी। कौन सा अनुच्छेद पंचायत सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद पंचायत सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 243 एफ। अच्छा, अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियां, अधिकार, उत्तरदायित्व से संबंधित है और आर्टिकल 243 बी पंचायतों के गठन से संबंधित है और आर्टिकल 243 एच पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियों और उनकी निधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मैं हर प्रैक्टिस सेट में, हर में तो नहीं लेकिन दो में आ चुका है आई थिंक इससे पहले। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए लिया है। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पहली बार 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में, सेकंड टाइम 1893 में, 1893 ईस्वी में, 1893 में लाहौर अधिवेशन में और तीसरी बार 1906 में, 1906, ठीक है ना, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? वो है भाग 18। भाग 18, फोर्थ ऑप्शन सही है। आर्टिकल 352, कौन सा? 352, आर्टिकल 352 से और आर्टिकल 360 तक ये भाग, मतलब भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक है जो आपातकाल प्रावधान से संबंधित है। आर्टिकल आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है, 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल। सेकंड है राज्य आपातकाल जो आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360, आर्टिकल 360। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा का दूसरा नाम है काली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कोई नहीं, नोटा मतपत्र विकल्प भारत में पहली बार कब लागू किया गया था? इसका समझते हैं, नोटा का मतलब पता ही होगा सबको, सन 2013 में लागू किया गया था। आपको वोट देना है, आपको वोट देने के लिए गए, आपको कोई भी पार्टी पसंद नहीं है, नोटा का बटन दबा दो, ठीक है ना, वो ही है नोटा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में समान नागरिक संस्था का उल्लेख है? तो वह आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। रेल कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेल कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है रेलवे में कार्यबल कौशल को बढ़ाना। रेलवे में कार्यबल कौशल को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है रेल कौशल विकास योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर नवीनीकरण संसाधन की पहचान कीजिए। गैर नवीनीकरण संसाधन की पहचान कीजिए, पेट्रोलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का कार्य नहीं है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा? विदेशी मुद्रा दरों को नियंत्रित करना आरबीआई का कार्य नहीं है। बाकी निर्गम बैंक, बैंकों का बैंक और सरकार के लिए बैंकर, ये तीनों आरबीआई के कार्य हैं। भाई बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है, निर्गम बैंक भी आरबीआई को कहा जाता है, सरकार के लिए बैंकर आरबीआई का कार्य। नेक्स्ट है, 1949 में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रथम आधिकारिक प्रयास राष्ट्रीय आय समिति द्वारा किया गया था, जिसकी अध्यक्षता डैश ने की थी। किसने की थी? पीसी महालनोबिस ने। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगता मापी एल्टीमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए। एल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के, देखो यहां से क्वेश्चन बनता है, मैंने कंप्लीट जितने हैं सबको लिया है। लैक्टोमीटर, लैक वर्ड जहां आ जाए समझ लेना दूध दही से संबंधित है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने के लिए यूज होता है ये उपकरण, ठीक है। आर्द्रता मापी वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। विद्युत धारा की तीव्रता को एमीटर द्वारा मापा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा को मापते हैं किससे? कैलोरीमीटर द्वारा। थर्मामीटर द्वारा तापमान को मापा जाता है और हाइड्रोमीटर एक तरल के विशिष्ट गुरुत्व को मापते हैं। इसका मतलब ये जहां हाइड्रो आ जाए समझ लेना पानी या कोई तरल चीज है, ठीक है ना, जहां हाइड्रो वर्ड आ जाए। बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत। एनीमोमीटर, सभी इंपॉर्टेंट है, हवा की गति को मापते हैं। और बोलोमीटर ताप विकिरणों को मापते हैं। कैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि को मापते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैस्कोग्राफ द्वारा पौधों में वृद्धि को मापा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बड़ी सिद्धता के साथ बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के देखना है वीडियो को। भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया? वो किया बेगम हजरत महल ने। यदि आप इससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आधुनिक भारत के नाम से, आप वो देख सकते हैं। मैंने ट्रिक से भी समझा रखा है कि ये आपको कैसे याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री जल शोधन के लिए उपयुक्त है? तो वो है जियोलाइट। जियोलाइट पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, सेकंड ऑप्शन सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बिल राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? तो भाई धन विधेयक, तो उसमें राज्यसभा में पेश करने की कोई जरूरत नहीं है धन विधेयक को। नेक्स्ट है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का, और इसको क्या भूल जाते हैं, किसको? मिथाइल आइसोसाइनाइड को। तो आपको कैसे याद रखना है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिठाई, भोपाल में आइसो मतलब आइस, बर्फ की, आइस की मिठाई करके याद रखना है आपको। भोपाल में आइस की मिठाई, आइस की मिठाई, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। 2-3 बार आप बोलोगे, अगली बार क्वेश्चन आएगा आपको याद आ जाएगा भोपाल वर्ड आते ही। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल की मिठाई
आइस मिठाई, तो मिठाई आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलेप ला पास किस राज्य में स्थित है? तो जेलेप ला पास सिक्किम राज्य में स्थित है। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 की विजेता है? क्रिकेट के से क्वेश्चन बनने ही बनने, वर्ल्ड कप, आईपीएल आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, हर शिफ्ट में आएगा एक क्वेश्चन, ध्यान रखना, एक दो आएगा ही आएगा। तो चेन्नई सुपर किंग ने फाइनल जीता था, किसको हरा के? गुजरात टाइटंस को हरा के। ठीक है। अच्छा, जो इसमें पूरा मैं कंप्लीट बताता हूं आपको। दिल्ली कैपिटल्स ने जो फेयर प्ले ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता था। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जितने आईपीएल से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। फेयर प्ले ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसने जीता था? दिल्ली कैपिटल्स ने। कैच ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसने जीता था? तो राशिद खान ने। कैच ऑफ द सीजन का पुरस्कार आईपीएल 2023 में किसने जीता था? राशिद खान ने। आईपीएल 2023 में सबसे लंबा छक्का कितने मीटर का था? 115 मीटर का। किसने लगाया था? फाफ डू प्लेसी ने। सर्वाधिक चौके किसने लगाए थे? शुभमन गिल ने। सबसे ज्यादा रन भी इसी के थे, शुभमन गिल के। और सबसे ज्यादा विकेट थे सबसे ज्यादा किसके? मोहम्मद सामी के। और प्लेयर ऑफ द सीजन, वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार भी शुभमन गिल को ही मिला था। और ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द सीजन का पुरस्कार भी शुभमन गिल को ही मिला था। सुपर स्ट्राइकर का पुरस्कार ग्लेन मैक्सवेल को मिला था। और यशस्वी जायसवाल को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाशा किसका पारंपरिक लोक नाट्य रूप है? वो है महाराष्ट्र का तमाशा। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? देखो, बौद्ध संगतियों से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने ट्रिक के साथ मैं समझाऊंगा इसको, आपको गौर से सुनना है। ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था वैशाली में। आपको याद रखना है ट्रिक के साथ कैसे। आप 3-4 बार ये बोलना और इसको रट लेना यदि आप भूल जाते हो तो। देखो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी, मतलब तीनों क्रम में मैंने ये ली हैं बौद्ध संगति। इसमें आपको कैसे याद रखना है, एक कहानी याद रख लो। राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल, और पटाओ मत आशिक कुंवर जी कंगाल। बेस्ट ट्रिक है। राजा से राजगृह स्थान और अध्यक्ष थे महाकश्यप। आपको लेकिन उल्टा मत कर देना, शासन काल मतलब किसका शासन काल को था उसको आगे कर दो, अध्यक्ष को पीछे कर दो। आपको याद रखना है स्थान, अध्यक्ष, शासन काल। तो राजा से राजगृह, महाराजा से महाकश्यप अध्यक्ष थे, और आजा से अजाशत्रु का शासन काल था पहली बौद्ध संगति में। द्वितीय में स्थान था वैशाली, वैश्या से वैशाली, और सबका से शाबाकामी अध्यक्ष थे। ठीक है। शाबाकामी कौन थे? अध्यक्ष थे। और काल से कालाशोक का शासन काल था। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल, और पटाओ मत आशिक, पटाओ से पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और मोगली पुत्र तिस्म, मत से तिस्म, मत से आपको तिस से याद रखना है, और अशोक से आशिक, है ना, आशिक से अशोक को याद रखना है। तो अशोक के समय पे, पाटलिपुत्र की अशोक के समय पे हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र, याद रखना है आपको। चौथी कुंडलवन में हुई थी, वासुमित्र जी अध्यक्ष थे, और कनिष्क के समय पे हुई थी। ठीक है, याद आ गया हो, समझ में आ गया होगा आपकी में, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मानवीय गतिविधियों में शामिल है, क्या है? एरोसोल के डिब्बे का उपयोग, कृषि गतिविधियां, और वनों को जलाना, तीनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन फुटप्रिंट का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इनमें से किसी विशेष व्यक्ति, संगठन या समुदाय की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ा जाता है।
ये सबसे अच्छा वर्णन करता है कार्बन फुटप्रिंट से संबंधित। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने जापान ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है, आएगा किसी न किसी में। तो विक्टर एक्सेलसन, विक्टर जीतना, जापान से जीतना, और विक्टर, विक्टर माने जीतना, ठीक है, तो विक्टर एक्सेलसन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो भवाई किसका है? गुजरात का। गुजरात की पारंपरिक नाट्य शैली है भवाई। नेक्स्ट है, भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? भारत में शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया डैश से संबंधित बीमारी है? तो पीलिया यकृत से संबंधित बीमारी है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक, वेरी इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है, याद रखना इसको। अगस्त 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर डैश द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? विपुल रेखी द्वारा, विपुल रेखी द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, इम्फाल किस परियोजना का तीसरा स्टील्थ विध्वंसक भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो वो है प्रोजेक्ट 15B। इंपॉर्टेंट है ये भी, करंट का है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में रेल मंत्रालय के लिए कुल आवंटन कितना था? तो 2.40 लाख करोड़ रुपए था। बजट से एक क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, अमनप्रीत सिंह ने हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? किससे? शूटिंग से, निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। पहला ऑप्शन सही है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ओजोन क्षरण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ओजोन क्षरण से संबंधित है? वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, थर्ड ऑप्शन सही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे अभिनव बिंद्रा, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन ने जीता है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविता मेहता किस नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना है? सविता मेहता किस नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना है? वो है मणिपुर की, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजमार्ग यात्रा ऐप निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? वो किया गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपको ध्यान पूर्वक सुनना है और देखना है। नेक्स्ट है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ स्थित है? चालुक्यों की राजधानी कहाँ स्थित थी? कहाँ थी? वातापी में, वातापी, चालुक्यों की राजधानी वातापी में स्थित थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है? तो वो नहीं है तुरही, तुरही तत्ववाद यंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सन 2023 में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने सन 2023 में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? मध्य प्रदेश ने, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने योजना आयोग का स्थान लिया? इनमें से किसने योजना आयोग का स्थान लिया? आंसर है नीति आयोग, नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति है ना। नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है और इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था और प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। किसके? नीति आयोग के,
है ना, नीति आयोग, NITI, नीति फॉर इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।